तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिंदी कोर का सब्जेक्ट है, ठीक है? जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा 302। इसका जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 16 मार्च को, ठीक है? 16 मार्च 2026 को। तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और बहुत ज़्यादा हैवी डिमांड आ रही थी कि सर हिंदी कोर का सैंपल पेपर लेकर के आइए, सैंपल पेपर लेकर के आइए। तो फाइनली हम हिंदी कोर का सैंपल पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। बेसिकली ये वाला सैंपल पेपर हम लोग कर ही रहे थे, ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 1 चल रहा था, जिसका पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में कवर नहीं किए थे, उन सभी क्वेश्चंस को इस एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बच्चों। और अगर आप अपना 16 तारीख को हिंदी कोर का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वीडियो पूरा देख करके जाइएगा बच्चों। बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आएंगे, एकदम सेम टू सेम छप करके आएंगे। और इस बार का तो बोर्ड का पेपर पैटर्न बदल चुका है, तो जो नया ताज़ा ताज़ा पेपर पैटर्न आया हुआ है हिंदी का, उसके अकॉर्डिंग सैंपल पेपर मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी आरोह वाली बुक है उसका वन शॉट का वीडियो लेकर के आऊँ मैं, वैसे प्लान तो कर रखा है मैंने। अगर आप चाहते हैं तो 100 कमेंट कर दीजिए कम से कम 100 प्लस के आसपास कि यस सर वन शॉट का वीडियो लेकर के आइए, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए आज ही वन शॉट का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार मैं आपको पेपर का पैटर्न दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से पेपर आएगा, एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, एक सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा पेपर में, ठीक है? इसके नीचे चले तो कुछ ऐसे लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पर ये देख सकते हैं सामान्य निर्देश वगैरह, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन को कवर करते हैं। खंड ग के अंदर, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन सी भी कहते हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे ये हमारी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह तथा वितान, इस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछे जाएंगे। पूरा हिंदी का पेपर आपका 80 नंबर का आता है। 80 में से 40 नंबर का आपका जो है सो कि सेक्शन सी आता है, ध्यान रखिएगा, यानी खंड ग आता है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है हमें कि निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुन करके लिखिए, ठीक है? तो यहाँ पर हमें काव्यांश दे दिया है बच्चों। काव्यांश का मतलब होता है कविता का अंश, ठीक है? तो वो हमें दे दिया है, इसको हमें पढ़ना है और इसके आधार पर जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उसका आंसर हमें लिखना है। तो चलिए जी देख लेते हैं एक करके। यहाँ पर इस तरह से बातें बोली गई है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान पलों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है? मुझसे मिलने को कौन की विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न जो सो कि स्थिल करता पद को भरता, और में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है? तो इस तरह से करके आपका ये काव्यांश दिया गया है। इसके आधार पर पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि बच्चे नीड से किस लिए झांक रहे होंगे। तो जो बच्चे नीड से झांक रहे हैं बच्चों, वो माता पिता की प्रतीक्षा के लिए झांक रहे हैं, ठीक है? उनका इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर क वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि चिड़िया अपने बच्चों के लिए चिंतित है, यह कैसे स्पष्ट होता है? तो चिड़िया अपने बच्चों के लिए चिंतित है, यह ऐसे स्पष्ट होता है कि चिड़िया की उड़ान की गति से, ठीक है? चिड़िया की जो उड़ान की गति है बच्चों, उससे हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि चिड़िया अपने बच्चों के लिए चिंतित है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में कवि किससे प्रभावित होता है? तो प्रस्तुत काव्यांश में जो कवि है बच्चों, वो चिड़िया के बच्चों से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? चिड़िया के बच्चों से, ठीक है? चलिए अगला वीडियो में क्वेश्चन आगे देखिए। बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और जो आपका पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड एग्जाम होने वाला है इसकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए इन दोनों सब्जेक्ट के 15-15 सैंपल पेपर ले सकते हैं, प्लस में इनका सॉल्यूशन भी मिलेगा, यानी कि 30 सैंपल पेपर का सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस के 15 सैंपल पेपर अवेलेबल है और हिस्ट्री के 15 सैंपल पेपर अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है? अगर आप इन सैंपल पेपर्स के पीडीएफ को लेकर के तैयारी करते हैं तो आप एक टॉपर बन सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसके बाहर तो क्या ही आ जाएगा यार, है ना? और सैंपल पेपर्स को लेने के लिए सिंपली स्क्रीन पर जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पे आपको कॉन्टैक्ट करना है। सैंपल पेपर्स को आप ले सकते हैं हमारी टीम से 50% के डिस्काउंटेड रेट पर, ठीक है? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बच्चों। सैंपल पेपर जरूर लीजिए, मेरी तरफ से 2000% रिकमेंडेड है।
ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि के जोसुके पेंटो की गति को कौन सा भाव स्थिर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कवि से मिलने को किसी का व्याकुल ना होना, ये उसको वो कर देता है। ठीक है, स्थिर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति के माध्यम से किसके महत्व को दर्शाया गया है। तो दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढलता है, इन पंक्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है समय के। ठीक है, ये जो समय का महत्व है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे होली वाला दिन था तो कैसे दिन बीत गया होगा आपको पता ही नहीं चला होगा, है कि नहीं। तो ये चीज है बच्चों। और 80 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या है केवल 22। तो लाइक की संख्या बढ़ाइए बच्चों। यहाँ पर हम लोग लाइव एंड होने से पहले 250 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। ठीक है, 250 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। मैं लिख भी देता हूं एक बारी, लाइक टारगेट 250। ठीक है, तो 250 लाइक्स का टारगेट है हमारा, इसको कंप्लीट करवा दीजिए लाइव एंड होने से पहले। एक बारी मैं यहाँ पर लिख के इसको पिन भी कर देता हूँ। ठीक है, चलिए परफेक्ट परफेक्ट। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 7वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के लगभग 60 शब्दों में उत्तर लिखिए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। ठीक है, और वर्ड लिमिट कितनी दी गई है बच्चों, वर्ड लिमिट दी गई है आपको 60, यानी 60 शब्दों में आंसर लिखना है। तो चलिए जी देख लेते हैं क्या करके। तो यहाँ पर 7वें का पहला क्वेश्चन है कि बगुलों के पंख कविता के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जो बगुलों के पंख कविता है बच्चों, इसका जो सौंदर्य है, ठीक है, एक तरह से सुंदरता टाइप का, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, बगुलों के पंख कविता सौंदर्य से परिपूर्ण है। ठीक है, यानी सुंदरता से भरा हुआ है। कवि ने चित्रात्मक वर्णन के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव वर्णित किया है। यह चित्र तथा उसके मन पर पड़ने वाले प्रभाव ही कविता का वन्य विषय बन गया है। वस्तुगत तथा आत्मगत प्रवृत्तियों के संयोग पाठक को सौंदर्य के स्वाभाविक संसार में प्रवेश दिलाते हैं। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्तिबद्ध जो कि उड़ते सफेद बगुलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती साज की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। कवि को यह अलौकिक सौंदर्य इतना मोहित कर देता है कि वह सब कुछ भूलकर इस माया से बंध जाता है। तो इस प्रकार से बगुलों के पंख, ये जो आपका है ना बगुलों के पंख कविता, इसके सौंदर्य पे आप प्रकाश डाल सकते हैं, यानी कि कितना सौंदर्य तरीके से बताया गया है, वर्णन किया गया है, उस सारे बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उन सभी के बारे में। क्लियर है बच्चों। तो ऑलमोस्ट 100 बच्चे वॉचिंग पर है। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। हमारा 250 लाइक्स का टारगेट है। ये लाइव क्लास एंड होने से पहले 250 लाइक्स तो कंप्लीट करवा ही दीजिएगा बच्चों। चलिए परफेक्ट परफेक्ट। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका हिंदी कोर का जो बोर्ड एग्जाम होना है ना, 14 हो गया, आज कल होना है, यानी 15 मार्च को। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन को देखते हुए चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि तुलसीदास ने पेट की आग को समुद्र की आग से बड़ी क्यों कहा। कवितावली के पाठ के आधार पर लिखिए। जो तुलसीदास जी है, उन्होंने पेट की जो आग है, हमारे पेट यानी स्टमक की जो फायर होती है, उसको यहाँ पर समुद्र की आग से बड़ी क्यों कहा है। ठीक है, तो देखिए वो इसलिए कहा है क्योंकि शरीर को चलाने के लिए पेट भरा होना आवश्यक है। इसे भरने के लिए अनेक कर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, देखिए पेट भरा होना जरूरी है। जैसे एक बाइक को चलाने के लिए, या फिर एक मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कार बना देता हूँ, मेरी BMW गाड़ी है ये। ठीक है, ये मैंने बनाया है, मेरी BMW गाड़ी है। इस तरह से ये गाड़ी बना दिया मैंने। अब इस तरह से इस कार को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, पेट्रोल की ज़रूरत होगी। ठीक है, किसकी ज़रूरत होगी बच्चों, तो इस तरह से पेट्रोल की यहाँ पर ज़रूरत होगी। अब बिना पेट्रोल के गाड़ी चल नहीं सकता। उसी तरह से हमारा जो शरीर है वो बिना खाने के चल सकता है, तो नहीं चल सकता है बच्चों। खाना तो यहाँ पर कंपलसरी ही है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बोल रहा है कि शरीर को चलाने के लिए पेट भरा होना आवश्यक है। इसे भरने के लिए अनेक कर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, इसको भरने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं। भिखारी से लेकर बड़े बड़े लोग भी पेट की आग को शांत करने के लिए कर्म करते रहते हैं। पेट की आग को जैसो कि वाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं, वडवाग्नि कहते हैं। इसे प्रयत्न द्वारा शांत किया जा सकता है, इसलिए पेट की आग को समुद्र की आग से बड़ा बताया गया है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। समझ में आ गया। चलिए
चलिए अब तो हैप्पी होली मन गया, हैप्पी होली। चलिए होली होली मन गया, अब पढ़ने पे ध्यान दीजिए, कल बोर्ड एग्जाम है ना आपका, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बच्चों, हिंदी कोर के लिए मैंने बहुत सारा कंटेंट आपके लिए अपलोड कर दिया है। आई बटन में उन सभी का लिंक मैं आपको दे दूंगा, और बाकी आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। जैसे आरोह वाली जो बुक है आपकी, उसका वन शॉट का वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने, ठीक है। साथ ही साथ इसी सैम्पल पेपर का पार्ट 1 का वीडियो अपलोड है, उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मैंने। साथ ही साथ बच्चों, आपका जो अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक है, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। जो आपका हिंदी कोर के सिलेबस के अंदर आता है। अभिव्यक्ति माध्यम के लिए 2 वीडियोस बनाई है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो उनको भी देख करके जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बच्चों। एक बार फिर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बच्चों, ठीक है। सर लव फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, लव यू टू बच्चे, फ्रॉम दिल्ली इंडिया, कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। एंड अरुणाचल प्रदेश के लोगों का तो क्या बात करें यार, वहाँ के लोग ना बहुत ज़्यादा ना कोमल स्वभाव के होते हैं, और मुझे बहुत पसंद है। एक ना एक दिन मैं अरुणाचल प्रदेश जरूर जाऊँगा, क्योंकि वो हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है। और वहाँ की खूबसूरती देखना, मैं इंटरनेट पर देखता हूँ अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरती के बारे में, बहुत सुंदर जगह है। और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि जीवन में जब भी आपको मौका मिले, एक बार अरुणाचल प्रदेश जरूर घूम करके आइएगा, ठीक है। सर न्यूज़ आ रहा है कि कल पेपर कैंसिल हो सकता है, हिंदी का पेपर वापस दे सकते हैं, धीरेन्द्र कुमार। देखिए नोटिफिकेशन मैंने भी देखा था, सीबीएसई की तरफ से प्रेस रिलीज आया था, कैंसिल वैंसिल कुछ भी नहीं हुआ है। कई पार्ट्स में, इंडिया के कई पार्ट्स के अंदर हिंदी का पेपर जो है उसको लेकर के इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि जैसे आज आज होली मनाया गया है, ठीक है। तो दिल्ली वगैरह में मैं रहता हूँ, तो दिल्ली में तो होली आज ही मना है, लेकिन भारत के कई हिस्सों में कल भी होली मनाया जाएगा, यानी कि 15 तारीख को होली मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये बोला गया है कि जहाँ पर 15 तारीख को होली मनाया जाना है, वहाँ पर बच्चे अपना एग्ज़ाम ना दे, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। बाकी एक बार आप वेरीफाई ज़रूर करिएगा, ठीक है। क्या वहाँ वो उस दिन एग्ज़ाम ना दे, वो कभी और एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनका स्कूल डिसाइड करेगा और उनका स्कूल उनको इन्फॉर्म कर देगा। लेकिन आप सभी बच्चों की अगर मैं बात करूँ, तो एग्ज़ाम कल है आपका, आपको इधर-उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है। जो बच्चे दिल्ली से है, क्योंकि 90% हमारी जो ऑडियंस है वो दिल्ली से है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा आपका एग्ज़ाम कल होने वाला है। और अदर स्टेट्स की भी बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द मैं कहूँगा 95% इंडिया के अंदर कल ही एग्जाम होगा। 5% जगह पर ही यहाँ पर होली कल मनाई जा सकती है, तो उनका अलग चीज़ है। बाकी आप मान के चलना है आपको कि कल ही आपका एग्जाम होना है, इसलिए तैयारी आपको करते रहना है। क्लियर है? तो आपको इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, बात सीधी थी पर कविता के आधार पर बताइए, ठीक है। तो जो भाषा है उसको सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, ये बताना है आपको। और ये जो आपका है ना, बात सीधी थी पर, इस कविता के आधार पर यहाँ पर बताना है। तो आंसर इस तरह से रहेगा कि भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय है सीधी सरल तथा सटीक भाषा के प्रयोग से है बच्चों। भाव के अनुसार उपयुक्त भाषा का उपयोग करने वाले लोकवात के धनी माने जाते हैं। आडंबर रहित सरलता और बिना किसी लाग लपेट के कहीं गई बात श्रोता एवं पाठकों दोनों को प्रभावित करने में सफल होती है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं इस कविता के आधार पर। कौन सी कविता है बच्चों? बात सीधी थी पर। ओके, क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के जो आपको उत्तर देने हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए जो प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर, और उनके आंसर आपको 40 शब्दों में लिखना है, ठीक है। जो भी प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं 40 शब्दों के अंदर। 40 वर्ड्स की यहाँ पर वर्ड लिमिट लगाई गई है बच्चों। क्लियर है? तो देखिए पहला है यहाँ पर क्वेश्चन कि बच्चों के झुंड में कवि आलोक धनवा को क्या आकर्षक लगता है। जो बच्चों का झुंड है उसमें जो हमारे कवि है आलोक धनवा जी, तो उनको क्या आकर्षक लगता है, क्या अट्रैक्टिव लगता है, वो आपको बताना है। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे कि बच्चों के झुंड में बच्चों का बेसुध होकर लक्ष्य की ओर भागना कवि को सर्वाधिक आकर्षक लगता है। जब बच्चों का झुंड जाता है ना, तो वहां पर वो बच्चे जो होते हैं बेसुध होकर के भागते हैं कि ये इस तरह से है ना, अपने लक्ष्य की ओर जहां भी उनको जाना होता है। तो ये चीज देख करके कवि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जो पोएट होते हैं आलोक धनवा जी, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं वहां पर। क्लियर है बच्चों? तो ये चीज यहाँ पर बताया गया। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, इसी आकर्षण के कारण उसने इसी बिंब का चुनाव किया है। अपने लक्ष्य की ओर प्रयास करते हुए बच्चे दौड़ पड़ते हैं, ठीक है।
अपने लक्ष्य की ओर प्रयास करते हुए क्या करते हैं बच्चे, उसके ऊपर मतलब उसके लिए दौड़ पड़ते हैं। उन्हें छत की कठोरता और गिरने का भी भय याद नहीं रहता। उनको ये भी नहीं पता चलता कि छत कितना ज़्यादा कठोर है और वो गिर भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह किसी भी तरह प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों के झुंड जो है वो आलोक धनवा जी को बहुत ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। समझ में आ गया आपको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कैमरे में बंद अपाहिज कविता से। और दूसरा क्वेश्चन समझाने से पहले यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 146 बच्चे वॉचिंग पर है। कितने हैं? 146। 146 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या है 86। तो इसको बढ़ाइए बच्चों। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कम से कम 146 बच्चे वॉचिंग पर है, तो 146 लाइक्स हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए 146 लाइक्स हमारा कंप्लीट करवाइए। मैं 10 तक गिनता हूं बच्चों और आप सभी कंप्लीट करवा दीजिए। देखता हूं मैं क्या 10 तक गिनूंगा और आप कंप्लीट करवा देंगे। चलिए मैं गिन रहा हूं यहाँ पर 1 2, देखता हूं हमारे बच्चे कितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 8:30 9 और ये हो गया हमारा 10। तो मेरे 10 की गिनती तक हमारे लाइक का यहाँ पर कितना हो चुका है? 145 बच्चे अब वॉचिंग पर है और 112 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसको फटाफट से यहाँ पर 146 तक कंप्लीट करवाइए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए कि कविता संवेदनहीन सूचना तंत्र पर एक व्यंग्य है। कविता क्या है? यहाँ पर संवेदनहीन सूचना तंत्र जो होता है उस पर ये एक व्यंग्य कसता है, या यूं कह लीजिए एक व्यंग्य है बच्चों। ठीक है, मॉर्निंग की क्लास के बारे में बता दीजिए। अभी बताऊंगा मॉर्निंग की क्लास के बारे में। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे बच्चों, इसका कैसे लिखेंगे कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता निश्चित ही संवेदनहीनता सूचना तंत्र पर एक तीखा व्यंग्य है। सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर वे असहाय लोगों के दुख दर्द बेचैन का काम करते हैं। उन्हें न अपाहिजों की संवेदना होती है और न उनके मान सम्मान की चिंता होती है। उनका उद्देश्य तो सिर्फ पैसा कमाना है। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न बेहद ही संवेदनहीन होते हैं। ठीक है, और बेहद ही संवेदनहीन किस्म के होते हैं। जैसे क्या आप अपाहिज है? सोचिए कितना जरा अजीब सा क्वेश्चन है कि क्या आप अपाहिज है? आपको क्यों आप क्यों अपाहिज है? अपाहिजपन दुख तो देता होगा, अपाहिज होकर कैसा लगता है? आदि सवाल सूचना तंत्र की संवेदनहीनता को उजागर करते हैं कि वो ना अपना प्रॉफिट देख रहे हैं एक तरह से। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर दिखाई जा रही है कि उसके भाव नहीं देख रहे हैं कि उनसे अगर ऐसा सवाल पूछते हैं तो उसको कैसा लगेगा। ठीक है, तो जो आप पढ़ा रहे हैं ये आएंगे एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। पिछले 10 साल का पेपर आप उठा करके देख लीजिए, यही क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो करवा रहा हूँ उनको बड़े ध्यान से देख लीजिए। कल जब आप अपने एग्जाम देने बैठेंगे हिंदी कोर का, तो आप याद करेंगे कि सर ने हमें ये क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, और हमें कितना ज्यादा हेल्प हुआ इन क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। कृषक अधीर होकर बादल को क्यों बुलाता है? बादल राग कविता के आधार पर लिखिए। जो कृषक है बच्चों वो अधीर होकर के बादल को क्यों बुला रहा है? ठीक है, तो आंसर इस तरह से रहेगा। कृषक यानी किसान की बात हो रही है। कृषक चाहता है कि समाज में परिवर्तन आए। वह खुशहाली की आशा से अधीरता के साथ बादलों को बुलाता है और वह शोषण से मुक्ति की आशा मन में लिए हुए है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है बच्चों, इसको हम लोग करेंगे जो सीबीएसई ने हमें यहाँ पर सैंपल पेपर दिया है इसकी सहायता से। ठीक है, क्योंकि ये पैसेज वाला क्वेश्चन है, तो पैसेज वाला क्वेश्चन तो हमें बस प्रैक्टिस ही करना है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पर इस सैंपल पेपर की सहायता से करेंगे। और यहाँ पर मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा। ठीक है, और उसका आप मुझे जवाब देंगे। ठीक है, उसका आप मुझे जवाब देंगे। देखता हूं कि कितने बच्चे यहाँ पर मुझे जवाब दे पाते हैं, कितने बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुन करके लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये गद्यांश दे दिया है, ये पैसेज दे दिया है और ये 5 नंबर के लिए रहने वाला है, 9वां क्वेश्चन। ठीक है, इसको हमें पढ़ना है और इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उनका आंसर हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, इसको देख लेते हैं इस तरह से। ये जो गद्यांश है, ये जो पैसेज दिया गया है कि मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और
जो सो कि अति प्रामाणिक सत्य है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो सो झरा जो बरा सो बुताना। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि ये क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा की झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं। जीर्ण और दुर्बल जो सो कि झड़ रहे हैं। जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालांग्री का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा दिया गया था गद्यांश। अब देखिए इस गद्यांश के अनुसार पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि गद्यांश के अनुसार मूर्ख क्या समझते हैं। तो अब मुझे बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। मैं देखता हूं कौन सा बच्चा इसका आंसर बता पाता है। और यहाँ पर एक बच्चे ने 20 रुपए का सुपर चैट भेजा है। किस बच्चे ने भेजा है जरा देखें। ये 20 रुपए का सुपर चैट आया है किसी की तरफ से। तो जिस भी बच्चे ने यहाँ पर 20 रुपए का सुपर चैट भेजा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार देखूं किस बच्चे ने भेजा है, मुझे शो नहीं कर रहा है। एक बार सारे बच्चे बता देंगे कि ये 20 रुपए का सुपर चैट किस बच्चे ने यहाँ पर हमें भेजा है। चलिए, और जो भी बच्चा सुपर चैट करना चाहता है कर सकता है, इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है बच्चों इसी तरह के सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस को बनाने के लिए। सुपर चैट जिस भी बच्चे ने किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बताइए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। शायद 2 होगा। अच्छा, और कोई नौजवान देखें जरा कौन सा बच्चा यहाँ पर बता पाता है इसका आंसर। देखें देखें। चलिए परफेक्ट परफेक्ट। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दो। जो करवा रहा हूँ बच्चे यही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली बच्चे बोल रहे हैं सर फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो सभी यहाँ पर सही है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा, जहां है वहीं पर बने रहेंगे। ठीक है, गद्यांश के अनुसार मूर्ख यही समझते हैं कि भैया हम जहां है ना वहीं पे बने रहेंगे। और देखिए आप भी मूर्ख मत बनिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं ठीक है कि ये बोल रहे हैं सर कुछ भी नहीं पढ़ा है, पढ़ा दीजिए ना। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा बच्चों कि आप मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो, है कि नहीं। मैं आपको जो करवा रहा हूं उसको करके जाइए। ये हम लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर क्या होता है, पूरे सिलेबस का निचोड़ होता है, समझ रहे हैं। जैसे कल जो आप अपने हाथ में हिंदी कोर का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पकड़ेंगे ना तो इसी पैटर्न में आएगा। और इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि जो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ जाए, क्योंकि पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग सैंपल पेपर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हुए चलिए और समझते हुए चलिए, समय व्यर्थ ना कीजिए और ध्यान से समझिए जो करवाया जा रहा है। ख में क्वेश्चन है कि पुराने फूल पत्तों को यह क्यों समझना आवश्यक है कि झड़ना निश्चित है। जो पुराने फूल पत्ते होते हैं उनको क्यों समझना आवश्यक है कि झड़ना निश्चित है बच्चों। तो वो इसलिए क्योंकि जन्म और मृत्यु जगत का प्रामाणिक सत्य है। जो पैदा हुआ है, जो जन्म लिया है, वो एक न एक दिन मरेगा। ठीक है, ये फिक्स है। ये हमारे जो पीछे जनरेशन थी यानी हमारे दादा परदादा उनके साथ भी हुआ, उनसे पहले की जो जनरेशन थी उनके साथ भी हुआ, हमारे साथ भी होगा। ठीक है, ये एक कड़वा सत्य है। ये आप देखिएगा, जैसे आप जन्म लिए हैं ना तो आपकी मृत्यु एक दिन तय है। जैसे मैं जन्म लिया हूं तो मेरी मृत्यु भी एक दिन तय है, क्योंकि इस धरती पर कोई भी व्यक्ति आया है बच्चों तो उसका एक जीवन काल होता है।
ठीक है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल के आसपास है, कि एक व्यक्ति जो जन्म लिया है वो 70 साल के आसपास जीता है एवरेज, ठीक है, और बहुत अच्छा हेल्दी लाइफ है तो वो 100 साल भी जी सकता है। लेकिन 100 साल जीवन जीने के बाद भी मृत्यु निश्चित है कि नहीं? जो व्यक्ति यहाँ पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? और 159 बच्चे वॉचिंग पर है, लगभग 160 बच्चे, और लाइक की संख्या 177। तो लाइक की संख्या बढ़ाइए, 250 लाइक्स का हमारा टारगेट है। ग में देखिए क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गद्यांश के अनुसार सही कथन को चयनित करिए या चयनित करके लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा बच्चों ग में, वो हो जाएगा ये सेकंड वाला, जो चीज फलती फूलती है उसका अंत निश्चित है। जो चीज फलती फूलती है उसका अंत क्या है बच्चों? वो निश्चित है। क्लियर है बच्चों? एक बार सारे बच्चे चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी लगा देंगे, लगाइए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं घ में। यहाँ पर बोल रहा है कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुन करके लिखिए, ठीक है। यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 को यहाँ पर मिलाना है। तो चलिए जी मिला देते हैं। यहाँ पर पहला है हमारा जीवन का सत्य। तो जीवन का सत्य क्या है कि बुढ़ापा और मरणशीलता, यानी कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है इस तरह से, बच्चा पैदा हुआ है, अब सभी तो बच्चे ही पैदा होते हैं इस तरह से, तो एक न एक दिन उसका बुढ़ापा आएगा, उसका उम्र ढलेगा और उसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर फिक्स है। अगला है हमारा यहाँ पर जीवन की स्थिरता। तो जीवन की स्थिरता में आ जाएगा अधिकार लिप्सा, ठीक है। और थर्ड है हमारा जीवन की गतिशीलता। तो ये हो जाएगा आपका दुरंत, जैसे कि प्राणधारा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए थर्ड है, थर्ड कह रहा हूं, यानी अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये ए वाला हो जाएगा, या फर्स्ट वाला जिसको आप कह सकते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घ का। अब जो अड़ाव में हमारा क्वेश्चन है कि गद्यांश का केंद्रीय भाव हो सकता है, तो जो हमारे गद्यांश है इसका केंद्रीय भाव हो सकता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन क्या है बच्चों? वो प्रकृति का नियम है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। परिवर्तन जरूरी है और ये होता ही होता है, ठीक है बच्चों। चलिए 190 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे पक्का भरोसा है कि 250 लाइक्स तो आप लोग अब यूं ही कंप्लीट करवा देंगे, तो ठोको लाइक, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर। यहां पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन का आंसर हमें देना है 60-60 शब्दों में, तो दे देते हैं। 10वें का पहला है कि दंगल में विजयी होने के पश्चात लुट्टन सिंह की जीवन शैली में क्या परिवर्तन आ गया था, ठीक है। जो दंगल हो रहा था उसके अंदर जैसे ही वो विजयी हुआ तो लुट्टन सिंह जो था बच्चों, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आ गया था वो हमें बताना है बच्चों, ठीक है। तो बड़े ध्यान से यहाँ पर देखते हुए चलिए। देखिए दंगल में विजयी होने के बाद लुट्टन सिंह राज पहलवान हो गया तथा राज दरबार का दर्शनीय जीव बन गया। मेले में वह घुटने तक लंबा जैसे कि चोला पहने मत वाले हाथी की तरह यहाँ पर घूमता हुआ, दुकानदार भी उससे चहलबाजी करते रहते थे। उसकी बुद्धि बिल्कुल बच्चों जैसी थी। सीटी बजाता, आंखों पर रंगीन चश्मा लगाए और खिलौने से खेलता हुआ वह राज दरबार में आता। राजा साहब उसकी या उसका बहुत ध्यान रखते थे। अब उससे किसी को भी लड़ने की आज्ञा नहीं देते थे, ठीक है। तो दंगल में विजयी होने के बाद लुट्टन सिंह की जीवन शैली में ये परिवर्तन आया कि भैया अब एकदम मस्त मौला सा हो गया वो, क्योंकि वो जीत चुका था, है कि नहीं। तो मस्त मौला तो वो होगा ही। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया आपको? चलिए परफेक्ट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर बताइए कि चांद सिंह नामक पहलवान को चित्त करने के बाद लुट्टन के जीवन में क्या परिवर्तन आ गया, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि ये जो पहलवान की ढोलक पाठ है इसके आधार पर जो चांद सिंह नामक पहलवान, इसको चित्त करने के बाद यानी हराने के बाद जो लुट्टन सिंह था उसके जीवन में क्या परिवर्तन आ गया। तो देखिए पहलवान की ढोलक कविता में चांद सिंह नामक पहलवान को चित्त करने के बाद लुट्टन सिंह के जीवन में कई परिवर्तन आ गए। पहले वह एक क्रूट और लुटेटा पहलवान था जो अन्यायी और कामों में लिप्त था, ठीक है, यानी खराब काम करता था। लेकिन अब उसे चित्त किया गया है
वह अपने अन्यायी रास्तों से हटकर धर्म और सत्य और सेवा के मार्ग में प्रवृत्त हो गया है, यानी कि वो सच्चाई के रास्ते पर निकल पड़ा है। वह एक न्यायप्रिय, जो सो कि दानशील और समर्पित व्यक्ति बन गया है और अन्यों की मदद करने के लिए तत्पर हो गया है। इस प्रकार चित्त करने के बाद उसके जीवन में प्रवृत्तियों और सोच के महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। 119 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या है 213। तो लाइक की संख्या बढ़ाइए, यहाँ पर 250 लाइक्स का हमारा टारगेट है। ठीक है, कितना टारगेट है हमारा? 250 लाइक्स का टारगेट है। तो ये लाइव क्लास एंड होने से पहले तो 250 लाइक्स कंप्लीट करवा ही दीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए 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 चलिए, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है हमारा कि भक्तिन को दुर्भाग्यवान क्यों कहा गया है। ठीक है, जो भक्तिन है इसको दुर्भाग्यवान क्यों कहा गया है? तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, भक्तिन के जीवन में शुरू से ही दुखों ने जैसे कि डेरा डाला हुआ था। डेटा लिखा हुआ है, ये डेरा होगा। ठीक है, मायके में उसे विमाता यानी कि सीतेली माँ या सौतेली है, सॉरी, सौतेली माँ ने विपरीत परिस्थितियों में डाले रखा। विवाह के बाद उसने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिसके कारण ससुराल में सास तथा जिठानियां उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। 36 वर्ष की आयु में पति का भी देहांत हो गया। ठीक है, जिसके कारण ससुराल वालों ने उससे धन संपत्ति छीनने की कोशिश की, पर वह संघर्ष करती रही। बड़े दामाद को उसने घर जमाई बनाया था, परंतु वह भी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार उसका संपूर्ण जीवन दुखों से ही यहाँ पर घिरा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए आप लिख देंगे भक्तिन को दुर्भाग्यवान इसलिए कहा गया है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया आपको? चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर। 11वें क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें 3 क्वेश्चन दे देगा, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है। कितने वर्ड्स के अंदर? 40 शब्दों के अंदर। 40 वर्ड्स की यहाँ पर वर्ड लिमिट लगाई गई है बच्चों। ठीक है, चलिए चलिए। और यहाँ पर इस क्वेश्चंस को देखने से पहले एक बारी सारे बच्चे ना मुझे बताएंगे कि आपकी हिंदी के पेपर की तैयारी कैसी हो रखी है। अगर हिंदी के पेपर की तैयारी बहुत अच्छी हो रखी है तो चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी भेजिए, और अगर तैयारी में थोड़ी सी कमी है तो हार्ट वाला इमोजी भेजिए। मैं देखता हूँ 137 बच्चे वॉचिंग पर है और देखूँ आपकी तैयारी हो कैसी रखी है। ठीक है, अगर तैयारी अच्छी हो रखी है तो फायर वाला इमोजी भेजिए दबा करके, और अगर आपका तैयारी उतना अच्छा नहीं हुआ है तो हार्ट वाला इमोजी भेजिए, दिल वाला इमोजी। देखे जरा कौन सा इमोजी ज़्यादा आता है, उस आधार पर मैं यहाँ पर एनालाइज कर लूँगा कि आपका यहाँ पर तैयारी कैसा हो रखा है। देखें जरा, चलिए चलिए, परफेक्ट। हार्ट वाला इमोजी आ रहा है ज़्यादातर बच्चों का। 184 बच्चे वॉचिंग पर है, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्या बात है, हार्ट वाला इमोजी। और कोई नौजवान? देखे जरा, देखें देखें। तो मोस्टली बच्चों का हार्ट वाला इमोजी आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए तैयारी थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अभी क्या है ना, आज होली भी था हमारा, 14 मार्च को होली था, जिस कारण से थोड़ी तैयारी कम हो सकती है। नेहा सिंह, सर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है आपका, डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि आप उस क्षेत्र से है जहाँ पर होली आज ही मनाई गई है, दिल्ली से हैं आप। ठीक है, चलिए, जहाँ तक मुझे लगता है मेरी मोस्टली ऑडियंस दिल्ली से है। तो भाई साहब, तैयारी इतनी कम हो रखी है क्या? और यहाँ पर हमारा लाइक का टारगेट कंप्लीट हो गया, 250 लाइक का टारगेट था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लाइक का टारगेट कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, और हमारा बेसिकली टारगेट था 250 लाइक्स का, ये आपने कंप्लीट करवा दिया। इसके आगे आप जितना लाइक ले जाना चाहते हैं ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, चाहे आप यहाँ पर 400, 500, 1000, 2000, जितना भी यहाँ पर आप ले जाना चाहते हैं ये मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए।
तो 11वें क्वेश्चन में आ गए हैं। 11वें का पहला है हमारा कि अपने सामान की बिक्री को बढ़ाने के लिए आज किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है, उदाहरण सहित उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। आप स्वयं किस तकनीक या तौर तरीके का प्रयोग करना चाहेंगे जिससे कि बिक्री भी अच्छी हो और उपभोक्ता गुमराह भी ना हो। ठीक है, उपभोक्ता मतलब कि कंज्यूमर जो हम लोग होते हैं ना, जो सामान खरीद के लाते हैं, तो हम लोगों को उपभोक्ता कहा जाएगा। देखिए कोई भी सामान की बिक्री को बढ़ाने के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। क्या क्या चीज़ें किया जा रही है, देखिए यहाँ पर आज अपने सामान की बिक्री के लिए मज़ेदार विज्ञापनों, फ्री जैसे कि यहाँ पर सैम्पलिंग, होर्डिंग और यहाँ पर बोर्ड प्रतियोगिता, मुफ्त उपहार, मूल्य गिराकर एक साथ एक मुफ्त देकर या उससे कुछ कम मूल्य का उपहार देकर आदि तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे सामान की बिक्री में तेजी आती है। ये तरीके बहुत ही कारगर है। हम अपने उत्पाद की बिक्री के लिए पहले ही फ्री सैम्पलिंग देंगे। इससे हम उपभोक्ता को अपने उत्पाद की गुणवत्ता दिखाकर उनका भरोसा जीतेंगे। तो देखिए बहुत सारे तरीके यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, प्रचार एक बहुत बड़ा साधन है जिससे कि सामानों की बिक्री यहाँ पर बढ़ाई जाती है कि नहीं। कोई नया कंपनी मार्केट में आता है तो क्या किया जाता है, प्रचार किया जाता है। ठीक है, कंपनी अपना दबा के प्रचार प्रसार करवाती है जिससे कि लोगों को उनके प्रोडक्ट के बारे में पता चल सके। साथ ही साथ यहाँ पर सैंपल भेजा जाता है दुकानों को, ताकि जो दुकान वाले हैं वो यहाँ पर सैंपल को देखे और यहाँ पर क्या करे, देखे कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है कि खराब है, सारी चीज़ों को यहाँ पर वो एनालाइज करे, फिर कस्टमर तक पहुँचाया जाए। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। ओके 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 ओके। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कितने वॉचिंग पर है, लगभग 200 से ज़्यादा बच्चे वॉचिंग पर है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरा इंस्टा आईडी है जय झा 07 करके, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी आपका क्वेरी रहता है, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टा आईडी है जय झा 07। आप 12वीं के बच्चे हैं और 12वीं के साथ यानी 12वीं के बच्चों के साथ बात करने में तो एक अलग ही मजा आता है, क्योंकि आप सभी मैच्योर हो चुके हैं, आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति काफ़ी अच्छी रहती है। और जो 11वीं के बच्चे 10वीं के बच्चे रहते हैं वो थोड़े से बालक होते हैं, है कि नहीं। तो 12वीं के बच्चों के साथ यहाँ पर बात करने में तो बहुत ही मज़ा आता है। कुछ भी आपका यहाँ पर डाउट वगैरह हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, ठीक है, बड़े भैया होने के नाते मैं आपको ये कह रहा हूँ, यहाँ पर मुझे आप सर मत समझिए, अपने बड़े भैया समझिए, इसलिए मैं बोलता हूँ जय भैया बोला करो मुझे। ठीक है, तो इस नाते आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइफ से रिलेटेड कोई बात हो या एजुकेशन से रिलेटेड बात हो तो ये मेरा इंस्टा आईडी है, बेझिझक आइए और अपने सवाल पूछिए। और खास करके रात को तो मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, रील वगैरह देखता हूँ कभी कभी, कभी कभी नहीं, मोस्टली मैं भी रील वगैरह देख लेता हूँ, हम भी इंसान ही है यार। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह तो हम भी देख ही लेते हैं, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करने के लिए, है कि नहीं। और आजकल मेरे फीड में ना वो वाला रील बहुत आ रहा है, मोटी चैन मोटा पैसा ऐसे वाले रील बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और एक वो वाला, हाँ एक वो वाला भी रील तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, इडली डोसा सांबर चटनी चटनी, इडली डोसा सांबर चटनी चटनी, वो वाला रील बहुत आ रहा है मेरे फीड में आजकल, पता नहीं क्या हो गया मेरे फीड को भी मेरा फीड भी कभी कभी पागल हो जाता है। खैर चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आशा करता हूँ इससे पहले के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। 291 लाइक कंप्लीट हो गया है, मुझे लगता है 300 लाइक भी फटाक से कंप्लीट कर ही देंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ये वाला सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि डॉक्टर अंबेडकर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह लीजिए, तो समता को काल्पनिक वस्तु क्यों मानते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना है कि जन्म, सामाजिक स्तर, प्रयत्नों के कारण विभिन्नता व असमानता होती है। समानता या समता कह लीजिए काल्पनिक स्थिति है, इसके बावजूद वे सभी मनुष्यों को विकसित होने के समान अवसर देना चाहते हैं। वे समाज के सभी सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि भैया सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सबको यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक ऐसे वर्ग से आते थे जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर छुआछूत और इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो उनका मानना है कि सभी को यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ताकि सभी अपना समान जो है की ग्रोथ कर सके। क्लियर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे पाठ में मेंढक मंडली पर लोगों द्वारा सहेजे गए पानी को फेंकने को
पानी की निर्मम बर्बादी क्यों कहा गया है? ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, मैं दोबारा पढ़ देता हूं कि काले मेघा पानी दे, ये जो पाठ है बच्चों, इसमें मेढक मंडली पर लोगों द्वारा सहेजे गए पानी को फेंकने को पानी की निर्मम बर्बादी क्यों कहा गया है? ठीक है, तो आंसर इस तरह से रहेगा, काले मेघा पानी दे पाठ में मेढक मंडली पर लोगों द्वारा सहेजे गए पानी को फेंकने और पानी की निर्मम बर्बादी माना गया है, क्योंकि सूखे की स्थिति में जहां लोग प्यास से मर रहे होते हैं वहां पानी फेंकना अत्यंत गलत है। लोग बड़ी कठिनाई से पीने के जो के लिए पानी बाल्टी में भरकर जुटाते हैं, ठीक है, या बाल्टी भर पानी जुटाते हैं, वहां इस पानी को यूं ही फेंक देना अनुचित होगा, सही नहीं होगा। ऐसे समय में पानी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इसकी बर्बादी से प्यास और संकट और भी गंभीर हो सकता है, ठीक है। और उस पानी को मेंढक मंडली पर फेंक देना पानी की गंभीर बर्बादी का प्रतीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, 225 बच्चे वॉचिंग पर है, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक जय भैया को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। 12वें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं दो प्रश्नों के लगभग 100 शब्दों में उत्तर लिखिए, ठीक है। तो यहां पर ये हमें क्वेश्चन दे दिया है बच्चों, इनमें से हमें कोई भी दो क्वेश्चन का आंसर लिखना है 100 शब्दों में, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहां पर हमें दिया गया है, क्लियर है बच्चों। चलिए, तो यहां पर 12वें का पहला है कि यदि आप पर्यटक के रूप में मोहनजोदड़ो जाएं तो आप क्या क्या देख सकते हैं? अतीत में दबे पांव के पाठ ये जो पाठ है इसके आधार पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि यदि आप पर्यटक के रूप में यानी कि टूरिस्ट के रूप में मोहनजोदड़ो जाएंगे, ठीक है, तो आप क्या क्या देख सकते हैं? अतीत में दबे पाठ जो है, अतीत में दबे पांव, ये जो पाठ है इसके आधार पर हमें लिखना है। मोहनजोदड़ो ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, और अभी हिस्ट्री का पेपर आएगा तो उसके अंदर और भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो में अगर हम जाते हैं टूरिस्ट के रूप में तो वहां पर हम देखेंगे विशाल स्नानागार, जिसे अंग्रेजी में हम ग्रेट बाथ भी कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है, आपका हिंदी का पेपर है, मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? विशाल स्नानागार। यह एक बड़ा सार्वजनिक स्नान कुंड है जो सिंधु घाटी सभ्यता के उन्नत नगरीय नियोजन और सामाजिक धार्मिक महत्व को दर्शाता है बच्चों, ठीक है। तो एक ये चीज हमें देखने को मिलेगा। और क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगे? बौद्ध स्तूप, ठीक है, बुद्धिस्ट स्तूपा जिसको आप कह सकते हैं। यह स्तूप मोहनजोदड़ो के बाद के काल में बना था, जो ईंटों से निर्मित था। एक ऊंचा ढांचा है, यह ऐतिहासिक परतों के अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है अन्न भंडार, ठीक है, ग्रेनरी जिसको कहते हैं। यहाँ बड़े अन्नागार भी मिले हैं जिसमें अन्न रखा जाता था, अनाज रखा जाता था उनको इकट्ठा करके, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है। और ये सभ्यता की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक होता था। जहां पर ज्यादा अन्न रखा जाता था वहां पर अधिक समृद्ध उनको माना गया है। क्लियर है बच्चों? चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। और 329 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं। 155 बच्चे वॉचिंग पर है, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला है, हम देखेंगे वहां पर पर्यटक के रूप में जाएंगे मोहनजोदड़ो में तो पक्की नालियां, ठीक है, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि नगर में ईंटों से बनी हुई नालियां और जल निकासी की उन्नत व्यवस्था, जो उस समय के इंजीनियरिंग कौशल को प्रदर्शित करता है कि उस टाइम पे कितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी बच्चों। देखिए, आज के समय की अगर मैं बात करूं तो 2025 चल रहा है अभी, ठीक है, और 2025 में आप देखेंगे तो जो नालियां आपको देखने को मिलेंगी वो ना ढकी हुई देखने को मिलेगी। उसको हम एक ऐसे पत्थर से ढकते हैं कि जब हमें साफ करना हो तो उस पत्थर को हटाए, नाली साफ करे और वापस से उस पत्थर को वहीं रख दे और नाली को ढक दे। तो ऐसा सिस्टम आज से 5000 साल पहले, ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में हमें देखने को मिलता था, ठीक है। तो सोचिए, इतना ज्यादा एडवांस इंजीनियरिंग का स्किल था, वो हमें यहाँ पर पता चलता है। अगला है यहाँ पर हमारा अजाय जैसे कि बधर, यानी कि म्यूजियम्स की बात कर रहे हैं। यहाँ खुदाई में मिली वस्तुएं जैसे मोहरे, मूर्तियां जैसे नृत्यांगना मूर्ति, मिट्टी के बर्तन, आभूषण आदि संरक्षित है, जो सभ्यता की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को दिखाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए सर, कब तक पढ़ाओगे? बस हमारा हो ही गया खत्म, लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, देन हमारा ये सैंपल पेपर खत्म हो जाएगा।
340 लाइक्स हो चुके हैं। एक मैं आपको ना लाइक का एक लास्ट टारगेट देता हूं, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और आपको मैं बोलता हूं 340 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये ले जाइए 407 लाइक्स तक। ठीक है, ये हमारा लाइक का टारगेट है, एंडिंग का लाइक का टारगेट, क्योंकि लाइव अब हमारा एंड होने वाला है, लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, तो लाइव क्लास एंड होने से पहले हमारा लाइक कितना पहुंच जाना चाहिए, 407 लाइक्स हमारा पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, मुझे पक्का भरोसा है कि आप सभी करवा देंगे, तो ठोको लाइक। ठीक है, और जय भैया का मोटिवेशन बढ़ा दो। लास्ट के 2 क्वेश्चन जब तक मैं आपको समझाता हूं, 407 लाइक्स दबा के कंप्लीट कर दो, उससे ज्यादा भी कर दो। मोटिवेशन एकदम धरती से चांद, चांद से मंगल ग्रह और मंगल ग्रह से वापस धरती पर आ जाएगा। ठीक है, दबा के लाइक कर दो एकदम। चलिए यहां पर देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहां पर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कहानीकार के शिक्षित होने के संघर्ष में दत्ताजी राव देसाई के योगदान को जूझ कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जो कहानीकार है बच्चों, ये शिक्षित है, इसके शिक्षित होने के संघर्ष में जो दत्ताजी राव है, दत्ताजी राव देसाई जी, इनके योगदान को जूझ कहानी के आधार पर हमें स्पष्ट करना है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, कैसे इसका आंसर आप लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां पर आपको आंसर इस तरह से लिखना है कि दत्ताजी राव देसाई गांव के सम्मानित जमींदार है, वे नेकदिल, उदार व रोबीले हैं, वे शिक्षा का महत्व भी समझते हैं। कभी लेखक के दादा उन्हीं के खेतों में काम करते थे, वे राव साहब का सम्मान करते थे। लेखक ने अपनी मां के साथ राव देसाई को अपनी पढ़ाई तथा पिता के रवैये के बारे में बताया। राव साहब ने उनकी बात सुनी तथा दादा को जो सो कि भेजने को कहा। जैसे ही दादा घर आए, लेखक की मां ने उन्हें राव साहब के पास जाने का संदेश दिया। वहां पर राव साहब ने उसे खूब डांटा। इसी बीच दादा ने लेखक पर आवारागर्दी के आरोप लगाए, जिनका उसने हिम्मत से जवाब दिया। राव साहब ने दादा को बच्चे को स्कूल भेजने के लिए कहा, साथ ही यह चेतावनी भी दी कि अगर वह उसे नहीं पढ़ाएगा तो वे स्वयं उसको पढ़ने का खर्चा देंगे। इस प्रकार लेखक की पढ़ाई में तना का बहन योगदान है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बताया गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए इस सैंपल पेपर का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। और 368 लाइक्स हमारे हो चुके हैं, हम लोग अपने 407 लाइक्स के टारगेट के बहुत ज्यादा करीब है। तो ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले लाइक का टारगेट भी कंप्लीट करवाइए और जय भैया का मोटिवेशन बढ़ाइए। यहाँ पर 407 लाइक्स आपको कंप्लीट करवाना है, लास्ट क्वेश्चन और 407 लाइक्स। सर मॉर्निंग में क्लास कब होगी? मॉर्निंग में 4 बजे से आपका क्लास होना शुरू हो जाएगा। 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 4 से लेके 8 तक 3-4 घंटे लगातार पढ़ेंगे। सारी लाइव क्लासेस शेड्यूल कर दूंगा आज रात को, तो चिंता बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, 371 लाइक्स हो चुके हैं, लाइक की संख्या बढ़ाइए और 407 लाइक्स तक ले जाइए। चलिए यहां पर ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि यशोधर बाबू अपने टोल मॉडल किशन जोसुकी दास से क्यों प्रभावित है? सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और सिल्वर वेडिंग जो कहानी है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसके आधार पर देखिए बच्चों हमें कैसे लिखना है। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे आप कि यशोधर बाबू पर किशनदा का पूर्ण प्रभाव था, क्योंकि उन्होंने यशोधर बाबू को कठिन समय में सहारा दिया। क्योंकि उन्होंने क्या किया? यशोधर बाबू को कठिन समय में सहारा दिया था बच्चों। ठीक है, यशोधर भी उनकी हर बात का अनुकरण करना चाहते थे। ठीक है, यानी पालन करना चाहते थे, चाहे ऑफिस का कार्य हो या फिर सहयोगियों के साथ संबंध हो। ठीक है, सुबह की सैर हो, शाम को मंदिर जाना हो, पहनने ओढ़ने का तरीका हो, किराए के मकान में रहना हो, रिटायरमेंट के बाद गांव जाने की बात आदि, इन सब पर किशनदा का प्रभाव हमें देखने को मिलता था, यानी कि इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था बच्चों। क्लियर है? आगे देखिए बताया गया है, बेटे द्वारा जो सो कि ऊनी गाउन उपहार में देने पर उन्हें लगता है कि उनके अंगों में किशनदा उतर आए हैं, क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि जो सो कि इस आधुनिकता के दौड़ में जो सो कि गृहस्थ होकर भी वह उतने ही अकेले है जितने की किशनदा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है कि यशोधर बाबू अपने टोल मॉडल, ठीक है, टोल मॉडल यहाँ पर लिखा है, माफी चाहूंगा, ये रोल मॉडल होना चाहिए। ठीक है, ये मिस टाइप था, मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। तो रोल मॉडल किशनदा से प्रभावित है।
ठीक है। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर आपको इस प्रकार से लिखना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा एक्सप्लेन आपको कर दिया। 385 लाइक्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 15 और 15 5 20 25 लाइक के आसपास बचे हुए हैं हमारे। ठीक है, तो 20 लाइक्स के आसपास करवा दीजिए और हमारा लाइक का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हमारा हिंदी कोर का सैंपल पेपर नंबर 1 जो था वो समाप्त होता है बच्चों। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।